इंडिया में 1961 में आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया और पहली बार डाउरी को लेकर लॉ कोडिफाई किया हमने, उसको रोकने का प्रयास किया। तो लोग अगर डिमांड करेंगे डाउरी की या डाउरी लेंगे या डाउरी देंगे तो उसको एक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया अंडर दैट एक्ट। 1961 के बाद 1983 में जब आपको मिला कि भाई अभी भी डाउरी के जो मामले हैं वो रुक नहीं रहे, उसको रोकने के लिए फिर हमने क्या किया, 498A को भी इनकॉर्पोरेट किया, जो केवल डाउरी से संबंधित नहीं है, वो किसी भी प्रकार की क्रुएल्टी को रोकेगा। बट उस वक्त डाउरी के मामले ज़्यादा थे तो उस पर्पज़ से वो थोड़ा सा डाला गया था। तो 498A हमने आईपीसी में डाला और उसमें केवल कितना था कि भाई महिला के साथ फिजिकल या फिर मेंटल क्रुएल्टी अगर हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स करेंगे तो उनको एक सज़ा हो जाएगी, एक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन उसी का और एग्रीवेटेड स्टेप अगर हम ले जाएं कि उसी के फर्दरेंस में अब अगर महिला की डेथ कॉज हो जाए, ठीक है, महिला को जला के मार दिया या किसी बॉडली इंजरी दी के उसको मार दिया, या फिर कोई नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं मरी वो, और जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टांस क्या हो सकता है कि भाई कोई लंबी बीमारी थी महिला को और फाइनली उसी बीमारी से उसने दम तोड़ दिया, तो वो नॉर्मल सर्कमस्टांस में ट्रीट किया जाएगा। या फिर जहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आप ये देख कर कह सकते हो कि हाँ भाई इसमें कोई मामला नहीं है, किसी ने जानबूझ के मारा नहीं है, ये नॉर्मली मरी है, ठीक है। अब वो केस टू केस भाई बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऐसे मैं नहीं दे पाऊँगा। सो आपको ये देखना है कि भाई अगर उसकी डेथ कॉज हुई है 7 सालों के अंदर, ठीक है, अगर 7 साल शादी के अंदर अंदर उसकी डेथ कॉज हो जाए, कैसे, या तो जल के या फिर किसी बॉडीली इंजरी से, या फिर अगर ये दोनों स्पेसिफिकली नहीं हैं तो किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मरी, वो अब नॉर्मल सर्कमस्टांस में मरी। अगर कोर्ट को ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो क्या होगा, इसमें जैसे सुसाइड भी आ सकता है आपका, राइट, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के बाहर आपका सुसाइड भी आ जाएगा। सुसाइड को भी कोर्ट नॉर्मल सर्कमस्टांस में ट्रीट नहीं करेगा, तो वो मामले भी इसी के अंदर अपने आप फॉल कर जाएंगे। अगर 7 साल के अंदर मरी है और ऐसा प्रोसिक्यूशन पार्टी यानी कि जो महिला की तरफ का वकील है, महिला की साइड के जो लोग हैं, अगर वो ये साबित कर ले जाएं, इफ़ दे कैन प्रूव कि महिला को इस डेथ के थोड़ा पहले, ठीक है, थोड़ा पहले का मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो थोड़ा पहले का मतलब ये मत समझ के चलना कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले की बात होगी तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर महिला की डेथ के पहले पहले अगर ये साबित हो जाए कि क्रुएलिटी हुई उसके साथ या फिर हैरेसमेंट किया गया उसके साथ, किसके द्वारा, बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ठीक है, अगर ये साबित हो जाए इतना, फॉर द पर्पज़ ऑफ डाउरीज डिमांड, कि भाई डाउरी को लेने के चक्कर में, डाउरी की डिमांड के चक्कर में महिला का जो पति था और उसके जो संबंधी थे वो कंटिन्यू उसको क्रूअल्टी और हैरेसमेंट का सब्जेक्ट बना रहे थे, तो क्या होगा, कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम कर लेगा, ठीक है, शैल प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिशन भी नहीं है, कोर्ट को करना ही करना पड़ेगा प्रिज्यूम कि इट इज़ अ डाउरी डेथ। सेक्शन 304B आपका यही कहता है। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज़ है, जिसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है, कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो डेथ हुई है डाउरी डेथ, हमने पहले ये प्रिज्यूम कर लिया कि अगर इतना सब इंग्रेडिएंट मिल गया तो महिला की जो डेथ हुई है उस डेथ को हम क्या कहेंगे, डाउरी डेथ कहेंगे। और दिस डाउरी डेथ शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी कॉज्ड बाय दीज हस्बैंड्स और हिज रिलेटिव्स, जो भी जिनका भी साबित हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इट शैल बी डीम्ड टू बी कॉज्ड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रूव खाली इतना हो रहा है कि हमने क्रूअल्टी करी और हैरेसमेंट किया। लेट्स से कि प्रूव हो गया हस्बैंड ने क्रूअल्टी करी या उसके रिलेटिव्स ने हैरेसमेंट किया है, क्रूअल्टी करी, लेकिन आप सज़ा हमको डाउरी डेथ की दे रहे हो, ठीक है, जिसमें सज़ा 7 साल से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ज़िंदगी भर जेल के पीछे चक्की पेसने तक की सज़ा जिसमें मिल सकती हो, यानी कि इक्विवेलेंट टू मर्डर, ठीक है, उस सज़ा को आप हमें दे रहे हो। लेकिन आपने खाली प्रूव इतना ही करवाया कि भाई क्रूअल्टी और हैरेसमेंट किया गया इन रिलेशन टू डाउरी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ये
जो ऑफेंस प्रूव हो रहा है उसकी ग्रेविटी कम है, लेकिन जो सज़ा मिल रही है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है, क्योंकि भारत में भाई प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी है, और किसी भी ऑफेंस के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जो अक्यूज्ड है उसको हम साबित उस ऑफेंस के लिए नहीं करेंगे और सज़ा ज़्यादा दे देंगे, है ना। आप एक तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो मैट्रिक है वो बहुत ही हाई सीरियस ऑफेंसेस के लिए होता है। यहाँ पर आप साबित कम कर रहे हो, ठीक है। जनरली मर्डर के केस में क्या होगा, यू विल हैव टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ मर्डर इटसेल्फ, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सज़ा उतनी ही दे रहे हो जितनी आप मर्डर में दे सकते हो, यानी कि 7 साल से लाइफ तक चूँकि जा सकता है। तो हम चूँकि हाईएस्ट को लेकर चलेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो चूँकि हाईएस्ट आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को दे रहे हो एक ऑफेंस के लिए, लेकिन आप प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ केवल क्रूअल्टी और हैरेसमेंट का डाल रहे हो, कि आप खाली क्रूअल्टी और हैरेसमेंट प्रूव कर ले जाओ कि भाई डाउरी से संबंधित अगर क्रूअल्टी और हैरेसमेंट किया गया महिला का, ठीक है, बाय द अक्यूज्ड पार्टी, तो हम ये मान लेंगे कि डाउरी डेथ हुआ है और सज़ा आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है उस सेंस में, लेकिन आप एज अ लॉ स्टूडेंट अभी खाली समझने के लिए करो। अभी इसकी डिबेट में जाना है तो सेपरेट जाना, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर लॉ में इन इंग्रेडिएंट्स का फुलफिलमेंट हो गया तो आप ये नहीं बात करेंगे कि साहब ये गलत है सही है। कोर्ट में भैया जो चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। कोर्ट में जो लॉ है एज इट इज़, उसको जो इंटरप्रिटेशन है एज इट इज़, उसको वैसे ही वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, अप्लाई कराएंगे। सो कोर्ट फिलहाल अगर महिला की डेथ पाता है, जल के मरी या बॉडीली इंजरी से मरी, या फिर नॉट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, जनरली सुसाइड के जो मामले हैं वो इसमें पक्का आ जाएंगे। और ये जो डेथ है ये 7 सालों के अंदर हुई है शादी के, ठीक है। तो 2 इंग्रेडिएंट्स के बाद अगर खाली प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ये 2 चीज़ें प्रूव करनी तो खास पड़ेंगे नहीं है, तो सर्कमस्टेंशियल है ना, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना। और ये बॉडी देख के आप जो पोस्टमार्टम मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है वो बता ही देगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि भाई कैसे मरी। तो ये 2 चीज़ें कुछ खास प्रूफ करने वाली नहीं है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन को मेन मेहनत करनी होगी वो इस चीज़ के लिए करनी होगी कि वो ये साबित करे कि भाई एक्यूज्ड पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे उसके माता पिता हों, चाहे बहनें हों, जो भी बेसिकली ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं जो हस्बैंड के रिलेटिव हैं जिनको एक्यूज्ड पार्टी बनाया गया है, ठीक है, उन्होंने क्रूअल्टी करी महिला के साथ और हैरेसमेंट किया इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ डाउरी। ये भी ज़रूरी है, ठीक है। खाली क्रूअल्टी और हैरेसमेंट खाली अगर आप प्रूव कर पाएंगे तो आप किस ऑफेंस को बना रहे हैं, 498A को बना रहे हैं। बट अगर आप उसको इन पर्टिकुलर डाउरी डिमांड के लिए कर दें और चूंकि महिला की डेथ हुई है तो ऑफेंस कौन सा बन जाएगा, 304B का बन जाएगा। यही सब क्रिटिकल चीज़ें, इसको ध्यान से समझना। 498A में आपने क्रूअल्टी प्रूव कर दी, महिला की वहाँ पर डेथ रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑफेंस एक जीवित महिला के संबंध में समझो है, और उसी में जब महिला की मृत्यु हो जाए तब आप 304B पे चले आओगे और यहाँ के इंग्रेडिएंट्स को चेक करोगे कि भाई महिला की मृत्यु हो गई है, क्या इन परिस्थितियों में हुई है, क्या 7 सालों के अंदर हुई है, क्या हस्बैंड और रिलेटिव ने क्रूअल्टी और हैरेसमेंट किया फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी। अगर इतना किया तो बस सपोज कर लो, प्रिज्यूम कर लो, क्योंकि शैल वर्ड लिखा है कि कोर्ट अब इसमें बाउंड है कि वो इसको डाउरी डेथ मानेगा, आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेगा आपका, ठीक है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी अ डाउरी डेथ एंड इट शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, जो भी एक्यूज्ड हैं उस पर्टिकुलर केस में। सो ये आपका डाउरी डेथ का जो है प्रोविज़न है इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 304B का, और ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बट एज अ लॉ स्टूडेंट आप खाली इतना समझ के चलिए कि जो लॉ है फ़िलहाल एप्लीकेशन, जब तक देखो भाई चेंज नहीं होता तब तक यही लॉ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या हो सकता है वो जब अप्लाई कर रहे हो तब मत सोचिएगा, ठीक है। जब अप्लाई आप कर रहे हो तो जो लिखा है आप उसको मान के चलिएगा, और जब डिबेट होगी अलग होगी तो आप बात करिए कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या गलत है, क्या सही है। तो फ़िलहाल आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।